नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा यश चोपड़ा और राजेश खन्ना की दोस्ती से उपजी फिल्म दाग का। अगर हिंदी सिनेमा में अभिनेता और निर्देशक की सबसे सफल जोड़ियों की बात की जाए तो राजेश खन्ना और यश चोपड़ा का नाम जरूर लिया जाएगा। यह रिश्ता सिर्फ एक अभिनेता और निर्देशक का नहीं था, बल्कि गहरी दोस्ती, भरोसे और एक दूसरे की प्रतिभा पर अटूट विश्वास का था। इसी विश्वास ने आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स की नींव रखी। इस कहानी की शुरुआत 1960 के दशक के आखिर में होती है। उस समय यश चोपड़ा अपने बड़े भाई बी आर चोपड़ा के बैनर तले बी आर फिल्म्स उसमें बतौर निर्देशक काम कर रहे थे और उन्होंने धूल का फूल, धर्मपुत्र, वक्त और आदमी और इंसान जैसी तमाम सफल फिल्में बनाई। लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो एक दिन अपना खुद का स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस शुरू करें। दूसरी ओर राजेश खन्ना 1965 के यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद फिल्मों में आए थे। शुरुआती फिल्में आखिरी खत, राज, बहारों के सपने और औरत जैसी फिल्मों से उन्हें अभिनय की सराहना तो मिली, लेकिन वो बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं बन सकी, यानी कि फिल्में कमर्शियली हिट नहीं रहीं। लेकिन राजेश खन्ना को नोटिस किया जाने लगा और ऐसे समय में यश चोपड़ा ने एक अलग तरह की प्रयोगात्मक फिल्म इत्तेफाक बनाने का फैसला किया, जो साल 1969 में आई। ये बिना गीतों वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जो उस दौर के लिए बेहद साहसिक प्रयोग माना जाता था। राजेश खन्ना ने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और नंदा के साथ उनकी जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग बहुत कम समय में की गई थी। लगभग 28 दिनों में ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हो गई। फिल्म ने आलोचकों और दर्शकों दोनों से प्रशंसा हासिल की और इसने यश चोपड़ा और राजेश खन्ना के बीच एक गहरा विश्वास पैदा कर दिया। इसके बाद 1969 में आराधना जब रिलीज हुई और राजेश खन्ना रातों रात देश के पहले सुपरस्टार बने, तो लगातार आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, सफर, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी, आनंद, अमर प्रेम जैसी फिल्मों की सफलता ने उन्हें अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई। उनकी फिल्मों के बाहर लंबी कतारें लगती थीं। लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं और उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर हजारों प्रशंसक जमा रहते थे। इसी दौर में यश चोपड़ा अपने करियर के अगले पड़ाव के बारे में सोच रहे थे। वो अपने बड़े भाई के बैनर से अलग स्वतंत्र निर्माता बनना चाहते थे। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। नए प्रोडक्शन हाउस के लिए बड़ी पूंजी, मजबूत वितरण व्यवस्था और सबसे बढ़कर एक ऐसे सुपरस्टार की जरूरत थी जिस पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और दर्शक दोनों भरोसा कर सके। कई संस्मरणों और फिल्मी लेखों में इस बात का जिक्र मिलता है कि यश चोपड़ा ने जब अपने स्वतंत्र बैनर की योजना राजेश खन्ना के सामने रखी, तो राजेश खन्ना ने बिना किसी झिझक के उनका साथ देने का भरोसा दिया। यह सिर्फ व्यावसायिक फैसला नहीं था, बल्कि दोस्ती पर आधारित विश्वास था। राजेश खन्ना उस समय अपने करियर के शिखर पर थे और उनकी मौजूदगी किसी भी फिल्म के लिए सफलता की बड़ी गारंटी मानी जाती थी। यश चोपड़ा ने मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा की कहानी चुनी और अपने नए बैनर की पहली फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम रखा गया दाग, ए पोएम ऑफ लव। यह शीर्षक ही बता रहा था कि यह केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं, त्याग, सामाजिक मान्यताओं और रिश्तों की जटिलताओं को प्रस्तुत करने वाली फिल्म होगी। राजेश खन्ना ने इस योजना के लिए तुरंत हामी भर दी। उनके साथ उस समय की दो लोकप्रिय अभिनेत्रियां शर्मिला टैगोर और राखी को लिया गया। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी पहले ही कई सफल फिल्में दर्शकों को दे चुकी थी और दर्शकों ने खूब पसंद भी की, जबकि राखी एक प्रतिभाशाली एक्ट्रेस के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रही थीं। और इस तरह 1973 में यश राज फिल्म्स की पहली फिल्म दाग की औपचारिक शुरुआत हुई।
यश राज फिल्म्स, यश राज यानी यश चोपड़ा और राजेश खन्ना। और किसी ने शायद ही उस समय कल्पना भी नहीं की होगी कि ये छोटा सा कदम आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो की नींव साबित होगा, जिसने आने वाले दशकों में हिंदी सिनेमा को दीवार, कभी कभी, चांदनी, डर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, रब ने बना दी जोड़ी, पठान जैसी अनगिनत सफल फिल्में दी। लेकिन इस सुनहरे सफर की पहली ईंट रखने में राजेश खन्ना की दोस्ती और उनके स्टारडम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। 1973 में रिलीज हुई दाग ए पोएम ऑफ लव सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर के समाज के लिए एक साहसिक विषय पर बनी फिल्म थी। निर्देशक और निर्माता यश चोपड़ा ने अपनी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म के लिए ऐसी कहानी चुनी जिसमें प्रेम, त्याग, सामाजिक मान्यताओं, कानून और इंसानी भावनाओं का टकराव एक साथ दिखाई देता है। कहानी मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा की रचना पर आधारित थी। यश चोपड़ा का मानना था कि दर्शक केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ी ऐसी कहानियां भी पसंद करते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। फिल्म के केंद्र में था सुनील नाम का एक किरदार, जिसे राजेश खन्ना निभा रहे थे, जो एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी युवक है, और वो सोनिया यानी कि शर्मिला टैगोर से गहरा प्रेम करता है। दोनों शादी का सपना देखते हैं, लेकिन किस्मत अचानक से करवट लेती है। एक दुर्घटना में सुनील के पिता की मृत्यु हो जाती है और परिवार पर कर्ज का भारी बोझ आ जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सुनील को अपना गांव और अपना प्यार छोड़कर शहर जाना पड़ता है ताकि वो परिवार को संभाल सके। यही वो मोड़ है जहां से कहानी भावनात्मक और नाटकीय रूप लेती है। शहर में पहुंचने के बाद सुनील एक और हादसे का शिकार हो जाता है। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि लोगों को लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरी ओर गांव में सोनिया भी यही मान लेती है कि उसका प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अकेलेपन, सामाजिक दबाव और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर बढ़ने लगती है। शहर में सुनील की मुलाकात चंद्रा यानी राखी से होती है, जिसको किरदार में राखी गुलजार हैं, चांदनी। और चांदनी एक संवेदनशील और समझदार युवती है जो कठिन समय में सुनील का साथ देती है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और परिस्थितियों के दबाव में उनकी शादी हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। कुछ समय के बाद सुनील को पता चलता है कि सोनिया जीवित है और अब भी उसी से मोहब्बत करती है। दूसरी ओर सोनिया को भी यह एहसास होता है कि सुनील मरा नहीं था, बल्कि परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था। अब सुनील ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां एक तरफ उसका पहला प्यार है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, वो पत्नी जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। यही नैतिक और भावनात्मक संघर्ष इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में दो विवाह जैसे विषय पर खुलकर फिल्म बनाना आसान नहीं था। उस समय भारतीय समाज में इस विषय को बेहद संवेदनशील माना जाता था। लेकिन यश चोपड़ा ने कहानी को किसी सनसनीखेज अंदाज में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ पेश किया। उन्होंने किसी भी किरदार को खलनायक नहीं बनाया। न तो सोनिया गलत थी और न ही चांदनी। दोनों परिस्थितियों की शिकार थीं। यही वजह है कि दर्शक दोनों महिलाओं के दर्द को महसूस करते थे और सुनील के द्वंद्व से भी खुद को जोड़ लेते हैं। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो प्रेम, जिम्मेदारी और सामाजिक मर्यादा के बीच लगातार टूटता रहता है। उनके चेहरे के भाव, संवाद, अदायगी और भावुक सीन्स ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। शर्मिला टैगोर ने अपने संयमित अभिनय से त्याग और प्रेम की पीड़ा को जीवंत कर दिया, जबकि राखी ने दूसरी पत्नी के रूप में गरिमा, संवेदनशीलता और आत्मसम्मान का ऐसा चित्रण किया कि उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। फिल्म में प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, मंजू, अचला सचदेव और केन सिंह जैसे कलाकारों ने भी
महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और कहानी को मजबूती दी। फिल्म का क्लाइमेक्स उस दौर के लिहाज से बहुत प्रभावशाली माना गया। यश चोपड़ा ने अदालत, कानून और पारिवारिक मूल्यों के बीच ऐसा संतुलन बनाया कि दर्शक अंत तक यह अनुमान नहीं लगा पाते कि आखिर सुनील का भविष्य क्या होगा। फिल्म यह संदेश देती है कि कई बार इंसान गलत नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं जिनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। यही वजह थी कि दाग केवल एक सफल फिल्म नहीं बनी, बल्कि इसे हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार भावनात्मक फिल्मों में गिना जाने लगा। उस दौर के दर्शकों ने फिल्म की कहानी को हाथों हाथ लिया। परिवारों के साथ देखने वाली फिल्मों के दौर में दाग ने यह साबित कर दिया कि अगर कहानी ईमानदारी से कही जाए तो कठिन सामाजिक विषय भी दर्शकों के दिल तक पहुंचते हैं। यही फिल्म आगे चलकर यशराज फिल्म्स की पहचान के आधार पर का आधार भी बनी और यश चोपड़ा ने इसी शैली की भावनात्मक और रिश्तों पर आधारित फिल्मों को अपनी खास पहचान भी एक तरीके से बना लिया। दाग फिल्म यूं तो बेमिसाल कहानी के लिए याद की जाती है, लेकिन आज अगर दाग की चर्चा आपके और हमारे बीच होती है तो वो है इसका गीत, इसका संगीत। एक से बढ़कर एक गीत इस फिल्म में लिखे गए। मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूं, नी मैं यार मनाना नी। ये ऐसे गाने हैं जो आज भी दर्शकों को बिल्कुल याद हैं, लोग भूले नहीं हैं। और ये इस फिल्म की खूबसूरती है। साहिर लुधियानवी की कलम से निकले गीतों ने जो जादू बिखेरा था 1973 के दौर में, वो जादू आज 50 साल बाद भी कमोवेश वैसा ही है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।